ग्रेट, ग्रेट। क्योंकि कई लोग फँस जाते हैं, अगर मान लेते हैं किसी को एमआईटी मिल गया, तो वो बोलेगा नहीं हाँ। एमआईटी तो बहुत अच्छा कॉलेज है। और जाके वहाँ पर पता चला कि ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें उसे मन नहीं लग रहा है, भले प्रोफेसर अच्छा है, इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो ये हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट आपने टिप्स दिया कि बचपन में सोचा था कि बड़ा कुछ करूंगा, पापा के मिडिल क्लास सोच से लड़ूंगा। दुनिया वालों ने मुझे इतना डराया, हुए देखो आज 4 साल कॉलेज में सड़ूंगा। तो सही है। तो चालू करें। तू बता। ऐसे ही अरे ऐसे ही बातों बातों में काट काट के बना लेना वीडियो, हाँ और क्या। हाँ, तो तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। मैं तो जानता हूँ ना हु इज़ रवि पटेल, बट हमारे दर्शक नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम रवि पटेल है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैंने बैचलर्स करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंड अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने बैचलर्स किया अहमदाबाद से, हाँ। उसके बाद फिर मास्टर किया आईएससी से, और अभी नीदरलैंड में पीएचडी कर रहे हैं। हाँ सही। तो फिर आईएससी कैसे आना हुआ? मैं मानता हूँ कि मेरा बैचलर से आईएससी का ट्रांजिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे करियर में, कंपैरेटिवली आईएससी से पीएचडी का। तो वैसे देखा जाए तो मेरा बैचलर्स का कॉलेज गुजरात का टॉप मोस्ट कॉलेज है, जिसमें गुजरात बोर्ड थ्रू एडमिशन मिल सके। अच्छा। तो पर हमको पता है कि अपना स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेजेस का एजुकेशन कल्चर और आईआईटीज के कल्चर में कितना बहुत फर्क है। डिफरेंस तो होता है। हाँ, तो पहले 2 साल तो ऐसे ही फालतू का टाइम पास और बक्कर करने में ही निकल गए। हाँ। हाँ, तो ऐसे ही एग्जाम पास करने के लिए एग्जाम दे रहे थे, और वो निकल गया। तो मैंने जिस चीज के लिए इंजीनियरिंग लिया था उसके अलावा सब कुछ कर रहा था। पर थर्ड साल से मैंने गेट प्रिपरेशन चालू करा, उसमें मैंने हाँ लोकल कोचिंग भी लगवाया था, और बहुत कुछ तो इंटरनेट से खुद से मटेरियल उनके प्रिपेयर करा था। तो मैंने फोर्थ ईयर में, मेरे फाइनल ईयर में गेट दिया था, और कुछ ठीक ठाक रैंक आ गया था, अराउंड 2090 समथिंग। ओके। गेट स्कोर था अराउंड 720 ओके। मैकेनिकल फील्ड में। हाँ, तो ये स्कोर बुरा तो नहीं कह सकते, पर इतना भी अच्छा नहीं था कि टॉप आईआईटीज में हाँ। जॉब या मास्टर्स में एडमिशन मिल सके ओपन कैटेगरी के लिए, क्योंकि अपना मैकेनिकल या एरोस्पेस का कट ऑफ रहता है मैक्सिमम 500 और 800 ओपन कैटेगरी के लिए। पर ये स्कोर इतना था कि मैं पीएचडी और रिसर्च प्रोग्राम के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकूं, तो मेरे लिए वो मोर देन इनफ था ये स्कोर। हाँ, तो उसके बाद मैंने आईआईटीज और आईएससी में पीएचडी या रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई करा था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इतने इंटरव्यू नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम और इंटरव्यू डे बहुत ज्यादा क्लैश हो रहे थे। पर लकीली आईएससी का टाइमिंग सेट हो गया था, हाँ हाँ। तो वो इंटरव्यू दिया, और उसके बाद तो तो आपका एमटेक रिसर्च था ना आईआईसी में? हाँ, मेरा एमटेक रिसर्च था। मेरे टाइम पे उसको एमएससी इंजीनियरिंग हाँ। इनके नाम से देते थे, अभी एमटेक रिसर्च करती है। तो आप ये चीज़ बताइए, जैसे कि अगर आपको एमटेक कोर्स प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, तो आप हम्म। एमटेक रिसर्च प्रोग्राम में जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गेट रैंक वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलता है। तो उसके बारे हाँ। में थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि लोग अगर अच्छा रैंक नहीं आते हैं तो उसके बाद एक साल ड्रॉप लेते हैं, तो कई लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी दिक्कत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला। क्योंकि मैं मैं भी जब अप्लाई कर रहा था तब मेरे को पता नहीं था कि एमएससी इंजीनियरिंग नाम की भी कोई कोई चीज़ होती है। वैकेंसी, हाँ कोई चीज रहती है आईआईसी में। क्योंकि मैंने हाँ वेबसाइट में देखा था एमएससी इंजीनियरिंग, पर नाम देख के ऐसा लग रहा था कि समझ नहीं उसमें आता कुछ है। बीएस, हाँ। हाँ बीएससी का बैकग्राउंड चाहिए होगा और ऐसा कुछ रहता होगा। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तो एज ए पीएचडी ही गया था। और जैसे तुमने बताया कि पीएचडी या इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है, पर एक बार आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए फिर उसके सब। बाद गेट हम्म। स्कोर मायने नहीं रखता, खाली आपके हम्म। इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे ही आपका सिलेक्शन रहता हम्म। है। तो और इंटरव्यू के टाइम पे आपको ऑप्शन पूछते हैं कि आप खाली एमएससी या एमटेक रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो या डायरेक्ट पीएचडी या
हाँ, हाँ। दोनों ऑप्शन कंसीडर करना चाहोगे। हुँ, हुँ। तो उसी टाइम पे मेरा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि हाँ, मास्टर्स एमटेक रिसर्च करके भी कुछ हुँ, हुँ। फील रहता है, और मैंने कहा कि हाँ, मेरे को जो भी मिलेगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो और फिर इंटरव्यू के बाद मेरे को एमएससी इंजीनियरिंग के लिए कॉल आया तो कि आपने मैकेनिकल में ट्राई नहीं किया था? मैंने एप्लीकेशन 3 डिपार्टमेंट के ऑप्शन मैक्सिमम दे सकते हैं, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस एंड नैनो साइंस के लिए ऑप्शन दिए थे, पर नैनो साइंस का इंटरव्यू नहीं दे पाया था अगेन बिकॉज़ ऑफ डेट्स। बट मैकेनिकल एंड एरोस्पेस दोनों का इंटरव्यू दिया था। हुँ, हुँ। मेरा फर्स्ट चॉइस था एरोस्पेस एंड मैकेनिकल थर्ड नंबर पे था, पर मेरा इंटरव्यू पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। वो अच्छा। इतना अच्छा नहीं गया था। मैंने बोल सकते हैं कि मैंने गिव अप कर दिया था इंटरव्यू में, पर जैसे ही मैं बाहर निकला हुँ, तब हुँ। मेरे को पता चला, थोड़ा बहुत मैंने सोचा, तब मेरे को पता चला कि हाँ, ये क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे हुँ, थे। हुँ, हुँ, हुँ। अगर मैं थोड़ा एफर्ट मारता, जो वो प्रोफेसर लोग हिंट दे रहे थे, अगर वो मैं फॉलो करता, तो मैं उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आंसर दे सकता था। हाँ, तो हाँ। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे ही एरोस्पेस का इंटरव्यू दिया। अच्छा। और उसमें मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत काम में आया, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा एफर्ट लगाया इंटरव्यू के टाइम पे। अगेन इंटरव्यू सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो उसमें ढंग का इंटरव्यू दे पाया था। तो हुँ, हुँ। इसकी वजह से मेरा मैकेनिकल में तो नहीं हुआ था, पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हुँ, हुँ। तो सेम तीनों ब्रांच मैंने भी फ़ील किए थे, हाँ, मैकेनिकल, एयरोस्पेस और साइंस। और मैंने पहले साइंस में दिया, उसमें नहीं हुआ, फिर मैकेनिकल में दिया, उसमें ओके। गड़बड़ा गया। और नेक्स्ट डे हाँ, सेम, सेम। और मेरा ये था कि अब मैकेनिकल में तो नहीं हुआ, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल है, बीटेक हाँ, मैकेनिकल में है, तो मैं मैकेनिकल में ही जाऊँगा ये सोच रहा था। तो जैसे ही हाँ, नहीं हुआ उसमें, मुझे लग गया था, फीलिंग आ गई थी कि नहीं होने वाला है। तो फिर मैं सोचा कि अरे चलो, मैं अब इसका देते नहीं हैं, इसको एयरोस्पेस को ऐसे करके। तो मैंने बोला चलो अब आ हाँ, गए हैं तो दे ही देते हैं ऐसे एक्सपीरियंस के लिए। और हाँ, उसी दिन आफ्टरनून में मेरा इंटरव्यू था, और आफ्टरनून में इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो मैं बोला कि जल्दी अरे! 15 मिनट में ख़त्म करते हैं इंटरव्यू, और मैच मैच देखेंगे। और ऐसे करके मतलब मैं फ्री माइंड से गया था, और वो चीज़ मेरे लिए हाँ, काम कर गया, और फ्री माइंड से गया। और बहुत जो क्वेश्चन किए, मैथ से क्वेश्चन किए, मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले, तो फिर वो हाँ, मेरा मेरा रडान में आ गया, और फिर मैं हाँ, उसका आंसर कर गया, और मेरा एडमिशन हो गया। सही, सही। हाँ, वही है कि अपन ज़्यादा प्रेशर में इंटरव्यू देते हैं, हाँ, तो हाँ। थोड़ा गड़बड़ा जाता है। मेरा मैकेनिकल में ऐसा ही हुआ था, पर मेरे बीटेक के फाइनल ईयर में बहुत सारे इंटरव्यू दिए, पर मेरे को आईआईएससी का इंटरव्यू पैटर्न हुँ, हुँ। एक अलग ही टाइप का लगा। हुँ। वो जो क्वेश्चन देते हैं, वो काइंड ऑफ ओपन क्वेश्चन ही रहते हैं, जिसमें अपन गेट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल लेवल पे थ्योरीज अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है। हाँ, हाँ। और और सामने से वो लोग हिंट भी देते रहते हैं, तो हुँ। उसको पकड़ के कैसे सॉल्व करते हैं, और वही और इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि जो भी ईयर में अगर आईएससी सेट करती है गेट का पेपर, तो उसका लेवल थोड़ा अलग ही रहता है, मतलब वो थोड़ा बेसिक्स ज़्यादा पूछती है। तो देखने वाले को पता चल जाएगा जो फॉलो करते हैं। आपका आईएससी में लाइफ कैसा रहा, और क्या मेमोरीज है आपका, और कैसे आप आईएससी से फिर आप टीयू यूनिवर्सिटी में गए, उसके बारे में बताइए। अरे! बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में आ गए। अच्छा, तो पहले अम, स्टार्ट करते हैं कि आईएससी में आपका लाइफ कैसा था, और आप कितने एंजॉय किए, कैसे पढ़ते थे, और तो इसके बारे में बताइए। हाँ, तो आईआईएससी लाइफ को डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। हुँ, हुँ। ये क्वेश्चन के बारे में तूने जब से मेरे को ये वीडियो के लिए पूछा है, तब से हाँ, मैं हाँ। सोच रहा हूँ, पर मेरे पास ढंग का कोई वर्ड्स नहीं है जिससे मैं डिस्क्राइब कर सकूँ, क्योंकि आईआईएससी की लाइफ एक मेरे लिए एक इमोशन की तरह है, जिसको खाली फ़ील करा जा सकता हुँ, हुँ। है। बट हाँ, आई एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हुँ, हुँ। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईएससी में खाली रिसर्च या लोग पढ़ाई के बारे में होता है, पर अ, आपके पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी है आपके पर्सनल और सोशल लाइफ और एक्स्ट्रा हुँ, करिकुलर एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए हुँ, हुँ, दुनिया भर की मस्तियाँ होती रहती है। हुँ, पर हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए रहते हैं, तो हर एक चीज़ एक मैच्योरिटी लेवल पे होती है। हुँ, पर लाइफ़स्टाइल देखें तो एक नॉर्मल कॉलेज हॉस्टल लाइफ में जैसा होता है, वैसे ही आईआईएससी की लाइफ भी थी। एकेडमिक्स के अलावा आईआईएससी लाइफ
की मेमोरीज के बारे में बात करूँ तो स्पोर्ट्स रेगुलरली खेलना पसंद करता था। तो मैं वॉलीबॉल और क्रिकेट रेगुलरली खेलता था। उसमें क्रिकेट में लेदर बॉल क्रिकेट में इतना एक्टिव नहीं था। कभी कभी बीच बीच में 2-4 मैच खेल लिया, पर टेनिस बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे। जैसे कि अपना IDCC ये हो गया इंट्रा डिपार्टमेंट टूर्नामेंट, तो जो जीतने का सपना अभी भी अधूरा ही रहा है। जो अब तुम्हारे पे है कि अब एरोस्पेस को कैसे जीता है हम लोग। हाँ, तो मतलब स्पोर्ट्स के अलावा भी ISC में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ड्रामा क्लब है या डांसिंग के लिए भी क्लब्स है, पर उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। पर हमारा छोटू सा गुजराती परिवार है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में मैं थोड़ा बहुत एक्टिव था। तो हम लोग जैसे कि नवरात्रि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाते थे, तो उसमें भी मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसकी भी बहुत सारी मेमोरीज है। और इसके अलावा भी बेंगलोर के आसपास या साउथ इंडिया में ट्रैकिंग या घूमने की बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। और लकीली मेरे पास मेरे जैसे 2-4 और दोस्त लोग भी थे, तो हम लोग मिलके किसी भी जगह को बहुत बढ़िया बना देते थे। और हाँ, जैसे कि वीकेंड्स में या 2-4 दिन की छुट्टी है तो कहीं ना कहीं घूमने चले गए या ट्रैकिंग पे चले गए। तो उस हिसाब से तो बहुत सारी मेमोरीज है, और जिसको मैं अभी भी मिस, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं उसी चीज को मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, बट फ्रेंड्स नहीं है। हाँ हाँ, उतने अच्छे दोस्त नहीं है जिनके साथ ऐसे कनेक्ट कर पाऊँ। हाँ, तो आप कितने साल में कंप्लीट कर लिए थे आपका एमटेक रिसर्च? मेरा काम देखे तो रिसर्च वर्क ऑलमोस्ट 2.5 साल में खत्म हो गया था। पर मैं टोटल ISC में अराउंड 3 to 3.5 इयर्स तक रहा था। क्योंकि MSc के बाद PhD के लिए बाहर देख रहा था, तो उसके लिए थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और वैकेंसीज ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। पर आखिरी के 6 महीने में मैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट दूसरे प्रोफेसर के अंदर काम कर रहा था। तो ऐसा भी नहीं था कि पूरा टाइम वेस्ट जा रहा था, काम तो कुछ ना कुछ हो रहा था, उसके साथ एप्लीकेशन प्रोसेस भी चल रही थी। तो ये कितना आसान रहता है अगर आप एमटेक रिसर्च कर लिए हो, उसके बाद फिर ISC में ही ऐसे RA प्रोजेक्ट असिस्टेंट या किसी प्रोजेक्ट को असिस्ट करना कितना आसान रहता है? वो आपके लक पे डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर फंडिंग रहती ही है, क्योंकि रिसर्च असिस्टेंट हो या एसोसिएट बोल दो, तो वो वैकेंसी शॉर्ट टर्म, रिलेटिवली शॉर्ट टर्म रहती है, 6 महीने या 12 महीने या मैक्सिमम 2 साल की। तो अपने डिपार्टमेंट में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं तो अपने फील्ड के रिलेटेड वैकेंसी मिल ही जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं रहता है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि कहीं कोई एमटेक रिसर्च प्रोग्राम करके आया कहीं और से, और आप ISC से एमटेक रिसर्च होल्डर हैं, तो कोई एक पोजीशन के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अगर एक पोजीशन है, तो वो कितना प्रेफरेंस मिलेगा ISC वाले एमटेक रिसर्च स्कॉलर को? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप वो प्रोफेसर को पर्सनली जानते हो, आपने उनके 1-2 कोर्स भी ले रखे होंगे, क्योंकि सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोफेसर भी आपको जानता है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस अपने घर वालों को ही मिलेगा, बल्कि तो हाँ, उस हिसाब से ISC स्टूडेंट को ज़्यादा एडवांटेज रहता है। तो मतलब मेरे दर्शक ये सोच कर के डिमोरलाइज ना हो, बहुत सारे वैकेंसीज रहते हैं, तो बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ISC वाले को ही लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि प्रोफेसर्स के पास वैकेंसी रहता है, पर उनके पास ढंग के स्टूडेंट नहीं होते, तो वो लोग तो ढूंढते ही रहते हैं। हाँ, मतलब वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर भी वेरी करता है, और टाइमिंग पे भी, पर कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ही रहते हैं। वहाँ पर लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे आप खाना वाना खा रहे हैं, या कैसे? खाने की बात तो मत ही पूछ। कैसे?
क्योंकि खाना खुद बनाना पड़ता ओ है। हो तो वो हो। सबसे दिक्कत वाला काम है। हाँ, हाँ। मतलब अब बाहर खा सकते हैं, पर अगर अच्छा खाना है तो फिर खुद ही बनाना पड़ेगा, वो सिचुएशन। तो मतलब हाँ, बाहर क्योंकि में। बाहर का, हाँ। हाँ, कितना भी खाओगे, अगर इंडियन स्टाइल खाना चाहते हो तो वो खुद ही घर पे ही बनाना पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है वहाँ पर आसपास में? हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स है, पर वो भी हर रोज खाने लायक नहीं है। हाँ, कभी कभार। वीकली या हाँ। मंथली, हाँ, वीकली या मंथली हो जाए तो ठीक है, पर रोज खाने के लिए तो तो खुद ही वहाँ बनाना पर तो पड़ेगा। आपको आप अपने हाथ से ही खाना बना रहे हैं, और इंडियन रेस्टोरेंट में भी अगर जाते होंगे तो एक आध बार ही जाते होंगे सप्ताह में। तो आईएससी में जब थे तो कितने बार बाहर जाते थे, नियाज गेट के बाहर या फिर कहीं पर भी खाने में? हाँ, मैंने मेस तो लगवा के रखी थी, पर मेरा वीकली ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दिन तो बाहर बाहर का ही रहता था, क्योंकि हमारे मेस का मेन्यू हर वीक का फिक्स रहता था। तो हाँ। हमको पता था कि जैसे कि मंडे, वेंसडे हो गया एंड सैटरडे हो गया, दिन अच्छा नहीं वो बनता डिनर है। बेकार रहता है। हाँ, हाँ। डिनर बेकार रहता है, तो उस दिन फिक्स था कि हमारा बाहर ही जाना है। अच्छा। ओवरऑल नीदरलैंड की बात करें तो इंडिया के कंपैरेटिव में इतनी छोटू सा ही कंट्री है, पर बहुत ही इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हम्म। है। यहाँ पे पढ़ने का या काम करने का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे लोकल लोग इंग्लिश बोलना प्रीफर करते हैं। ओके। बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में इतना नहीं है, जैसे कि जर्मनी हो गया या फ्रांस हो गया, अपना नियर बाई कंट्री। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में तो इंग्लिश चलता है, पर यूनिवर्सिटीज लोकलाइट्स के बाहर, उतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। हाँ, उनके लोकल लोग अपना लोकल लैंग्वेज प्रिफर करते हैं। तो कभी कभी तो उनको जैसे कि जर्मनी में ये सीन है कि उनको इंग्लिश आता भी होगा तो भी वो अब जर्मन में ही बात करेगा। ओके। हाँ, तो इस हिसाब से देखे तो मेरे ख्याल से यही रीजन की वजह से इंडियंस लोग मास्टर्स या पीएचडी के लिए ज्यादा यूएस या कनाडा को प्रिफर करते हैं। पर अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज में ट्राई करना चाहता है तो नीदरलैंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। ओके। और दूसरी अच्छी बात नीदरलैंड कल्चर की करें तो यहाँ पे लोग वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं। क्योंकि उनका फिक्स रहता है कि वीक में 5 ही दिन काम करना है, वीकेंड में कुछ काम नहीं करना है, और वीकडेज में भी जो 8 या 9 घंटे का काम रहता है उस टाइम पे सीरियसली काम करते हैं, पर उसके बाद उनका टाइम अपने पर्सनल लाइफ के लिए ही होता है। ओके। तो हाँ, तो इसी वजह से आपके प्रोफेसर भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वीकेंड्स में भी काम करोगे। और यहाँ पे लोग समर में बड़ा सा वेकेशन लेते हैं, और कहीं ना कहीं हर लेवल के लोग घूमने जाते हैं। तो समर हो गया या क्रिसमस में भी 2 वीक का वेकेशन हो गया। तो वो लोग वर्क लाइफ के अलावा अपने पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को भी अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो ये चीज यहाँ आके मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अपना इंडियन नेचर आ ही जाता है। तो इतना अच्छे से फॉलो नहीं होता, क्योंकि हम इंडियन या चाइनीज लोग ज्यादा भावुक होते हैं। तो अगर किसी काम में, किसी प्रॉब्लम में अगर हम फंस जाते हैं तो उसको जब तक ना हो तब तक कंटिन्यू करते हैं, और वर्किंग आवर्स को इजीली एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, ध्यान में नहीं रखते। पर यहाँ के लोग अगर किसी प्रॉब्लम में फंस भी गए तो भी वर्किंग आवर्स के बाद, हाँ, अगले दिन करेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत सीखने लायक। अच्छा, चाइनीज पीपल के लिए कैसे आइडिया आया आपका? मतलब हम उन लोग भी भावुक होते हैं ऐसे करके? मतलब वो अपने से भी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो हार्ड वर्क के मामले में तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हाँ, अभी मैं टीयू आइंदुआन की बात करूँ तो आफ्टर वर्किंग आवर्स थोड़े बहुत इंडियंस दिख जाएंगे, और सबसे ज्यादा आपको चाइनीज ही दिखेंगे। ओके। हाँ, सैटरडे संडेज में भी चाइनीज आपको दिख जाएंगे काम करते। अच्छा। ओके, तो इंडियन और चाइनीज लोग काम करते रहेंगे नॉन वर्किंग आवर्स में, और सब लोग फिर फ्लैट।
हाँ, यहाँ के लोकल पीएचडी ज्यादातर वर्किंग आवर को ही फॉलो। अच्छा, तो कितने कितने साल में कंप्लीट करते हैं वहाँ? एवरेज कितने साल का रहता है पीएचडी? हाँ, तो नेदरलैंड्स में पीएचडी का ड्यूरेशन 4 साल का रहता है। Okay. बाकी यूरोपियन कंट्रीज का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर कुछ कुछ में 3 साल का भी ड्यूरेशन रहता है। Okay. पर नेदरलैंड्स में 4 साल का ड्यूरेशन। तो आपका जैसे पीएचडी वहाँ पर एवरेज 4 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो आप 4 साल के बाद पीएचडी कंप्लीट करने के बाद क्या सोचे हैं आगे करने का? अभी तो पूरा फोकस पीएचडी कंप्लीट करने पे ही है। Okay. पर मेरा एकेडमिक्स में जाने का उतना प्लान नहीं है, तो मैं कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम करने का मेरा इंटेंशन ज़्यादा है, पर अभी उसके लिए टाइम। अच्छा, तो इंडिया में आने का सोच रहे हैं कि इधर ही सेटल होना है? मेरा पर्सनल मानना ये है कि मेरे लिए कहाँ पे काम कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, पर अगर मेरे को कोई फील्ड मिलती है जो मेरे लिए एक्साइटिंग है, कोई जॉब प्रोफाइल है जो मेरे लिए एक्साइटिंग है, तो मैं उस हिसाब से डिसीजन लूंगा। तो दुनिया में कहीं पे भी मेरे को जो भी काम पसंद है ऐसा मिल जाए तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार। ओके, ग्रेट ग्रेट। ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मतलब कई लोग बाउंडेड होते हैं, बहुत फैमिली से हो गया, या फिर बोलेंगे कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए इतना, आई गेस। बट ये पर्सनल चॉइस भी हो सकता है। हाँ, तो मेरा फैमिली के साइड से इतना कोई प्रेशर नहीं है, तो उस साइड से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मानना है कि अभी कम से कम 40 साल तक तो मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है, तो हर एक दुनिया कोने में जाके काम करना मैं पसंद करूँगा। तो उस हिसाब से मैं लोकेशन वाइज मेरा कोई चॉइस। 40 साल के बाद उसके बाद देखेंगे, कहीं ना कहीं तो ओके ओके। तो शादी हम 40 साल के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जाते जाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो यंग रिसर्चर है और जो अभी आईएससी या फिर इंडिया में एमटेक कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, और वो आगे फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं नहीं मानता कि मैं किसी को एडवाइस दे सकता हूँ, पर हाँ इतना है कि मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस है रिसर्च का और जितना भी मैं कर रहा हूँ, तो मेरा डिसीजन मेकिंग ये रहता है कि मैं पहले प्रोजेक्ट को देखता हूँ, उसके बाद मेरे लिए यूनिवर्सिटी एंड सुपरवाइजर आते हैं। तो मैंने मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट भी रिसर्च टॉपिक के बेसिस पे ही सिलेक्ट कर रहा था, और पीएचडी टॉपिक भी। काफ़ी लोग रिसर्च प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए अपने प्रोफेसर का प्रोफाइल देखते हैं, उनका एच इंडेक्स देखते हैं, उनका यूनिवर्सिटी में पोजीशन देखते हैं, और उस हिसाब से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके, ना कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टॉपिक को। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हो तो आप किसी के साथ भी और कहीं पे भी काम कर सकते हो, पर आप उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे, और आप 100% नहीं दे रहे तो आप किसी के साथ भी काम नहीं कर पाओगे। तो मेरा टिप यही रहेगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट पहले आता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि कई लोग फंस जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि किसी को अगर MIT मिल गया तो वो बोलेगा नहीं MIT तो बहुत अच्छा कॉलेज है, और जाके वहाँ पर पता चला कि ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें उसमें मन नहीं लग रहा है, वाले प्रोफेसर अच्छा है, इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने टिप्स दिया कि आपका प्रोजेक्ट मैटर करता है, कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस पर काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है कि अब आप टॉप की 100 या 200 यूनिवर्सिटी में से कोई भी उठा लो, तो सभी यूनिवर्सिटी में अच्छा फैसिलिटी रहता है, और क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम होता है। हाँ, फील्ड वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, पर क्वालिटी वाइज टॉप की 100 यूनिवर्सिटी या 200 यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता फिर। हाँ, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओके ओके, ग्रेट।
चलो ये माना मेरा फील्ड अनसर्टन है, माथे पे जिम्मेदारियों का भी तो बर्डन है। मैं पूरी मेहनत कर भी शायद हार जाऊंगा, पर कोशिश भी ना की तो जीते जी मर जाऊंगा।